हाय ऑल, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट सेशन में हम देख रहे थे क्या? तो हम लास्ट सेशन में ये देख रहे थे कि हम किसी भी टाइप के दी एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं यहाँ पर। तो कितने टाइप के हमारे पास में एप्लीकेशन है ये। और किसी भी एप्लीकेशन को यदि हम कोर टेक्नोलॉजी में यदि क्रिएट करें तो एडवांस जावा से हमारा जो जो होता है। तो यहाँ पर यदि हम इसमें यदि हम क्रिएट करते हैं टेक्नोलॉजी में, तो हमें काफ़ी एफर्ट लगाने पड़ेंगे। टेक्नोलॉजी प्लस डिज़ाइन पैटर्न, यदि इसमें यदि हम एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो किसी भी एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए हमारे पास में क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है। मिनिमम मिनिमम इतनी लेयर्स हमको लगेगी एक एंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए। तो किसी भी एप्लीकेशन में मिनिमम एक सर्वर लगेगा यदि हम एंटरप्राइज लेवल का एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर फॉलो कर रहे हैं। तो समवेयर विल बी क्लाइंट, समवेयर विल बी अवर सर्वर एंड समवेयर विल बी अवर डेटाबेस। ये सब अलग अलग मशीनों पे होते हैं, और इतने नहीं, काफ़ी सारी मशीनें होती है जहाँ पर हमारे एप्लीकेशन रन कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सर्वर से। तो हम मेलिंग, मैसेजिंग, असिंक्रोनस कॉल करने के लिए रेबिट एमक्यू, काफका, काफ़ी सारी मशीनों को यूज़ करते हैं। फिर एक ही मशीन पे बार बार हमारा जब भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है तो हम लोड बैलेंसर लगा के स्केलिंग भी करते हैं मशीनों की। ये तो काफ़ी मशीनें यूज़ होती है जहाँ पर हमारे पास में एप्लीकेशन रन होता है। तो एज ए डेवलपर हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो मिनिमम इन लेयर्स पे हम लोग हमारे कोड को राइट करते हैं। ये एक हमारे पास में है प्रेजेंटेशन लेयर या एपीआई लेयर, सर्विस लेयर और परसिस्टेंस लेयर। तो टेक्नोलॉजी में करोगे तो यहाँ पर यदि हम लोग बिजनेस रिलेटेड ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो सिंगलटन टाइप के हो, क्योंकि जब भी हम कोड राइट करते हैं तो हमको एनालिसिस करना पड़ता है कि ये ऑब्जेक्ट हमें मल्टीपल टाइम क्रिएट करना है कि एक ही बार क्रिएट करना है। तो अननेसेसरी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना है। इट विल टेक मेमोरी अंडर द जेवीएम, और जेवीएम जो रहता है वो भी एक प्रोग्राम ही है जो कि हमारे रैम में रन करता है। तो अननेसेसरी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना, नहीं तो हमें मेमोरी रिलेटेड इशू आएंगे। मेमोरी हमारा हीप जो है वो फिल हो जाएगा, फिर मेमोरी रिलेटेड इशू आते ही हैं, ये रियल टाइम प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर सिंगलटन हमको इंश्योर करना है। फिर जो हमारी पोजो क्लासेस रहती है जिसके अंदर सिर्फ डेटा आता है, तो यदि हम लोग डेटा को ट्रेवर्स करवाते हैं तो डेटा हमारा फ्रंट एंड से भी आता है, तो वो ट्रेवर्स करते हुए बैकएंड की तरफ जाता है। और बैकएंड से भी डेटा आता है, वो ट्रेवर्स करते हुए फ्रंट एंड की तरफ जाता है। हम यहाँ पर कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वो डेटा हमारा डेटाबेस की तरफ जाएगा, वो स्टोर होके यहाँ पर जो होगा हमारे मिडिलवेयर में डेटा हमारा प्रोसेस होगा। ये तो सर्वर इज ए काइंड ऑफ अवर मिडिलवेयर। तो यहाँ पर हमारा डेटा प्रोसेस होता है और डेटाबेस में हमारा डेटा जो है वो परसिस्ट होता है। और यहाँ पर हमारा एंड यूज़र जो है वो इंटरेक्ट करता है। अब वो ब्राउज़र पे कर सकता है, मोबाइल पे कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। वो यहाँ पर एंड यूज़र जो है हमारा इंटरेक्ट करता है। तो टेक्नोलॉजी में यदि हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो हमें काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ता है। तो उसके बाद में हमारे पास में फ्रेमवर्क आते हैं, तो फ्रेमवर्क डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स पे काम करते हैं। तो अर्लियर स्टड था, ईजेबी था, हाइबरनेट था। तो ये अलग अलग फ्रेमवर्क है जो अलग अलग लेयर पे काम करते हैं। बट हमको एप्लीकेशन में सभी को साथ में राइट करना पड़ता है, तो हमें काफ़ी सारे चैलेंजेस आएंगे फ्रेमवर्क पे यदि हम लोग काम करते हैं। तो हर फ्रेमवर्क का अपना एक वर्जन होगा, तो वो वर्जन आपस में कॉम्पेटेबल है कि नहीं है, ये वो जावा के किस वर्जन के साथ में कॉम्पेटेबल है, ये काफ़ी सारे इशू हमको क्या करना पड़ता है, रिजॉल्व करने पड़ते हैं ये यदि हम लोग इंडिपेंडेंट फ्रेमवर्क पे काम करते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन हमको स्प्रिंग फ्रेमवर्क देता है ये। तो स्प्रिंग सारे लेयर्स पे काम करता है। तो स्प्रिंग का जो कोर मॉड्यूल है वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, उसको सिंगलटन करेगा, मतलब उसको स्कोप प्रोवाइड करेगा। सिंगलटन करेगा बाय डिफॉल्ट, और भी स्कोप होते हैं, तो जो भी स्कोप में हमको ऑब्जेक्ट को रखना हो उसके अकॉर्डिंगली हमारा ये स्प्रिंग का कोर मॉड्यूल जो बिहेव करेगा। फिर ये ऑब्जेक्ट आपस में कम्युनिकेट करते हैं।
तो कम्युनिकेशन करवाने के लिए हमारे पास में होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा वहाँ पर, उसके डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो परफॉर्म होगा, जस्ट हमको क्या करना है, उसको बताना है, कंटेनर को हमको बताना है ये। तो काफ़ी सारी ऑब्जेक्ट रिलेटेड मैनेजमेंट जो हमारा आईओसी कंटेनर कर लेता है ये। क्योंकि नहीं करोगे तो फिर मैन्युअली यहाँ पर सिंगलटन के लिए भी कोड राइट करना पड़ेगा और कॉल भी खुद से ही करना पड़ेगा, फिर सारी मेथड कॉल करो। स्प्रिंग कोर यूज़ कर लेंगे तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन हमारा आईओसी कंटेनर करके देगा, और कौन सी क्लास किस पे डिपेंडेंट है उसके अकॉर्डिंगली वो उनका कम्युनिकेशन भी करके देगा यहाँ से। जस्ट हमको उसके अंदर हमारे बिजनेस लॉजिक में मेथड्स कॉल करना है, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमारा ये आईओसी कंटेनर हैंडल कर लेगा यहाँ पर ये। बट आईओसी कंटेनर को बताना पड़ेगा हमको कि इस पर्टिकुलर क्लास के हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो जितनी भी क्लासेस क्रिएट करोगे तो उसको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो पहले हमारे पास में अप्रोच थी, एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच थी, तो हम लोग एक्सएमएल में डालते थे। अभी स्प्रिंग कोर में मैं एक्सएमएल में क्रिएट करके बताऊंगा पहले किस तरीके से होता था, बट अभी नहीं होता उस तरीके से। फिर थोड़ा टाइम के बाद में एनोटेशन बेस्ड अप्रोच आई। तो कुछ एनोटेशन यूज होते थे, उसके बाद में पूरा एनोटेशन बेस्ड अप्रोच यूज होने लगा वहाँ से। तो उससे कॉन्फ़िगरेशन जो है वो और थोड़ा सा कम हो गया उससे, ये एनोटेशन बेस्ड अप्रोच यूज़ करने से। तो एक्सएमएल का एक अल्टरनेटिव अप्रोच है एनोटेशन, बट उस उसका रिप्लेसमेंट नहीं है एनोटेशन। उसका अल्टरनेटिव एक अप्रोच है, एक्सएमएल जहाँ पर हो वहाँ एक्सएमएल भी यूज़ कर सकते हैं, एनोटेशन जहाँ यूज़ हो रहा है वहाँ एनोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्प्रिंग का जो कोर मॉड्यूल है वो बेस मॉड्यूल है। स्प्रिंग अंडरस्टैंड करना है तो हमें बेस मॉड्यूल का नॉलेज अच्छे से चाहिए। बाकी जो अदर मॉड्यूल जो है वो बेस मॉड्यूल के ऊपर ही वर्क करते हैं, उसके टॉप पे ही अदर मॉड्यूल है वो काम करेंगे, बट वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर पे करेंगे। तो हमारा प्रेजेंटेशन लेयर पे स्प्रिंग का एमवीसी वर्क करेगा, हमारा परसिस्टेंस लेयर पे जेडीबीसी ओआरएम जो भी यूज़ करना हो कर लो। ओआरएम के इंटरनली हमारा हाइबरनेट है, जेडीबीसी के इंटरनली स्प्रिंग जेडीबीसी के इंटरनली हमारा जेडीबीसी वर्क करता है। एमवीसी के अंदर इंटरनली एक सर्वलेट तो लगा ही हुआ है जो कि फ्रंट कंट्रोलर की तरह काम करता है। और यहाँ पर हम लोग जो कंट्रोलर क्रिएट करते हैं स्प्रिंग एमवीसी में, वो सेकेंड कंट्रोलर रहेगा हमारा ये। तो ऐसा कि ऐसा स्ट्रक्स में भी था जो कि एक फ्रंट कंट्रोलर था, एक सर्वलेट क्लास है। और बाकी सारा के सारा जो रिक्वेस्ट मैपिंग जो होता है वो एक एक्सएमएल में होता है। तो वो स्प्रिंग में सिमिलर है, बट यहाँ पर जो मैपिंग है वो एक्सएमएल में नहीं है, वो जावा की क्लास में ही है। और स्प्रिंग फ्रेमवर्क एक नॉन इन्वेजिव फ्रेमवर्क है ये। तो ये स्प्रिंग में मैं एक्सप्लेन करता हूँ इन्वेजिव नॉन इन्वेजिव क्या होता है यहाँ पर ये। फिर यदि हमको पेज सेंड करना हो यहाँ से, वेब एप्लीकेशन क्रिएट करना हो, कि यहाँ से कोई वेब पेज क्रिएट होके जा रहा है, जेएसपी पेज हो सकता है वो, तो उस केस में हमें स्प्रिंग एमवीसी का यूज़ करना है। बट यदि हमें जस्ट डेटा ही सेंड करना है, पेज सेंड नहीं करना है, वेब सर्विसेज के केस में हमें स्प्रिंग रेस्ट यूज़ करना है। तो स्प्रिंग एमवीसी भी है, स्प्रिंग रेस्ट भी है, सब कुछ हमको स्प्रिंग प्रोवाइड करके देता है। जस्ट टॉप ऑफ द स्प्रिंग आईओसी हमको उसको राइड करना पड़ता है। अब यहाँ पर हमें एक एप्लीकेशन आर्किटेक्चर को पहले अंडरस्टैंड करना है। एक मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है और एक माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर है। तो हमारे पास में यदि ये स्प्रिंग का फ्रेमवर्क है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क, तो इस पर्टिकुलरली स्प्रिंग फ्रेमवर्क में काफ़ी सारे जो है वो मॉड्यूल होते हैं। तो ये स्प्रिंग का कोर मॉड्यूल है। स्प्रिंग के कोर मॉड्यूल में हमें ये पता चलता है कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क एक्चुअली में है क्या, ये कैसे काम करता है ये। तो इसके पास में इंटरनली आईओसी कंटेनर है, इसके पास में क्या है, ऑटोमेटिकली जो है वो कोलोब्रेशन करने के लिए ऑब्जेक्ट के लिए हमारे पास में कॉन्सेप्ट होता है
डिपेंडेंसी इंजेक्शन का, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटो वायरिंग। तो मैनुअल वायरिंग भी होती है, हम कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं, ऑटो वायरिंग भी होती है। तो ऑटोमेटिकली भी हो जाती है, सब हमारा कंटेनर करके दे देता है हमें, ये बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती है। जो एफर्ट हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लगाना पड़े, टेक्नोलॉजी मीन्स JDBC सर्वलेट, JSP, वो यहाँ पर हमको इतने एफर्ट नहीं लगाना है, बहुत सारा एफर्ट हमारे बिहाफ पे हमारा IOC कंटेनर लगाएगा यहाँ पर। ये जस्ट हमको कॉन्फ़िगर करके देना है यहाँ पर। तो फ्रेमवर्क हमारे एफर्ट को कम करता है यहाँ पर, ये किसी भी टाइप का फ्रेमवर्क हो वैसे, बट ये स्प्रिंग सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा फेमस फ्रेमवर्क है ये, एज ए जावा बेस्ड फ्रेमवर्क। अब स्प्रिंग के अलावा हमारे पास में स्प्रिंग का MVC जो कि प्रेजेंटेशन लेयर पे काम करेगा, स्प्रिंग JDBC, स्प्रिंग ORM, स्प्रिंग सिक्योरिटी, स्प्रिंग रेस्ट। ऐसे काफ़ी सारे मॉड्यूल है स्प्रिंग फ्रेमवर्क में। तो बहुत सारे मॉड्यूल है, जितने भी एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए अलग अलग हमारे पास से मॉड्यूल लग सकते हैं, उसको वो यूज़ करता है। स्प्रिंग के अंदर एक और मॉड्यूल आता है, AOP, आस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर ये स्प्रिंग का क्या है, ये फ्रेमवर्क है यहाँ पर, ये इसके क्या इतने सारे मॉड्यूल है। तो जो भी रिक्वायरमेंट हो, तब स्टार्टिंग से लर्न करना स्टार्ट करते हैं तो स्प्रिंग कोर मॉड्यूल हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो नॉर्मल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, जैसे जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, वैसे स्प्रिंग में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे जावा में हम लोग एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेशन करवाते हैं, वैसा यहाँ भी करवाते हैं, वो सब स्प्रिंग कोर के अंदर आता है। फिर यदि हमें MVC टाइप का एप्लीकेशन क्रिएट करना हो तो फिर इसको यहाँ पर ऐड कर लो, रेस्ट क्रिएट करना हो तो उसको ऐड कर लो। तो जो भी हम लोग यहाँ पर जिस भी टाइप के एप्लीकेशन की हमारे पास में डिमांड है, हमें डेटाबेस कम्युनिकेशन करना है तो JDBC हमको ऐड करना पड़ेगा उसमें। तो हमको जो ऐड करना है वो इन द फॉर्म ऑफ, हमें उसकी जार फाइलें जो है वो ऐड करना है। तो जो भी एप्लीकेशन में रिक्वायरमेंट हो उसकी हमें क्या करना पड़ती है, जार फाइलें जो है उसको ऐड करना पड़ती है, उससे रिलेटेड जो भी जार फाइलें। तो यहाँ पर जार फाइलें मतलब डिपेंडेंसी हमको ऐड करना है, तो हम लोग पॉम में उसकी डिपेंडेंसी ऐड कर देते हैं। तो डिपेंडेंसी के लिए जो सेट ऑफ जार फाइल होती है, फ्रेमवर्क हमारे पास में क्या है कि सेट ऑफ जार फाइलें हैं ये, जो कि हमको रेडीमेडेड कोड मिला हुआ है यहाँ से, ये वो हमको ऐड करना है। तो हम लोग उसको मेवन के थ्रू उसकी पॉम में हम उसको ऐड कर देते हैं। तो मेवन हमको पता है कि एक टूल है, तो मेवन के थ्रू हम उसको, मेवन में उसकी डिपेंडेंसी डालते हैं, हमको जो भी मॉड्यूल चाहिए हो तो वो उससे रिलेटेड जार फाइल जो है वो हमें वो डाउनलोड करके देता है वो यहाँ पर ही। तो यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंजेस ये रहता है कि हमें वर्जन मेंटेन करना पड़ता है। तो तुम स्प्रिंग का कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो, 4.x कर रहे हो, 5.x कर रहे हो, 6.x कर रहे हो ये। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वर्जन, जो भी वर्जन का हमारे पास में फ्रेमवर्क है उससे रिलेटेड हमें क्या करना पड़ेगा, जार फाइलें डाउनलोड करना पड़ेगा यहाँ पर। तो जो भी फ्रेमवर्क का यूज़ करते हो, लाइक अभी स्प्रिंग फ्रेमवर्क, अभी कौन सा वर्जन चल रहा है यहाँ पर, स्प्रिंग फ्रेमवर्क का लेटेस्ट वर्जन, तो ये 6.x वर्जन चल रहा है अभी स्प्रिंग का। तो यहाँ पर जो है स्प्रिंग का जो एकदम लेटेस्ट वर्जन है 6.x यहाँ पर ये। तो एकदम लेटेस्ट तो इंडस्ट्री में यूज़ नहीं करते हैं, 7.x नवंबर में आने की यहाँ पर संभावना है यहाँ पर ये।
तो हम हमेशा ओल्ड वर्जन यूज़ करते हैं, तो ये क्या है यहाँ पर, ये स्प्रिंग का जो है ये वर्जन है। तो ये फ्रेमवर्क का जो है ये वर्जन हमको यहाँ पर का यूज़ करना है। अब 4.x 5.x 6.x जो भी यूज़ कर रहे हैं वो हमको मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ पर ये। तो यदि हम लोग स्प्रिंग फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं, स्प्रिंग फ्रेमवर्क का, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग जब वर्जन मेंटेन कर रहे हैं, अब ये वर्जन जो है वो टॉप ऑफ किसी ना किसी जावा वर्जन पे काम करते हैं। क्योंकि एज ए जावा डेवलपर हमें क्या करना है कि जावा के वर्जन पे जो है वो फ्रेमवर्क काम करते हैं। हो सकता है ये 1.8 पे काम करता हो, जावा 8 पे काम करता हो, ये मिनिमम मिनिमम जावा 8 चाहिए, या इसके टॉप पर कोई सा भी ये वर्जन ले सकता है या जावा 11 पे करता हो। तो हर फ्रेमवर्क का वर्जन जो है वो उसका कॉम्पेटेबल होता है ये। जब तक कि जावा 8 सिस्टम में नहीं है, जब तक कि ये स्पेसिफिक वर्जन यूज़ नहीं कर सकते। तो यदि लेगेसी प्रोजेक्ट रहते हैं इंडस्ट्री में, तो फिर वो ओल्ड जावा के वर्जन पे ही काम कर पाते हैं। या फिर हम लोग कुछ न्यू वर्जन यूज़ कर रहे हैं, उसकी मिनिमम डिमांड जावा 11 की है, तो सिस्टम पे जावा 11 होना, तो सबसे पहले तो जावा के वर्जन रिलेटेड चैलेंजेस सॉल्व करने पड़ते हैं। तो ऐसे काफ़ी चैलेंजेस आते हैं। तो प्रोजेक्ट के अंदर जावा का एक स्पेसिफिक वर्जन होगा, एक फ्रेमवर्क का एक स्पेसिफिक वर्जन होगा यहाँ पर ये। अब यदि फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं, स्प्रिंग फ्रेमवर्क को, तो स्प्रिंग रिलेटेड डिपेंडेंसी जो हमारे पास में है जो है वो हमें यहाँ पर मेंशन करना है यहाँ पर ये। स्प्रिंग रिलेटेड डिपेंडेंसीज जो हमारे पास में। अब इसके अलावा एप्लीकेशन में और भी चीज़ें यूज़ होती है, लाइक स्प्रिंग रेस्ट का यूज़ कर रहे हो, तो स्प्रिंग रेस्ट के अंदर जेसन में हमारा डेटा क्या होता है, जेसन के अंदर हमारा डेटा जो है वो कन्वर्ट होता है ये। तो इंटरनली रेस्ट, यदि रेस्ट की जार फाइल यूज़ करोगे यहाँ पर स्प्रिंग के स्पेसिफिक वर्जन में, तो फिर एक्सटर्नल डिपेंडेंसी यहाँ पर जो है हमें वो जैक्सन एपीआई की भी डालना पड़ेगी। जैक्सन एक एपीआई है जो कि जावा के ऑब्जेक्टों को ऐसे जेसन में कन्वर्ट करता है, तो ये एक्सप्लिसिटली हमको मेंशन करना पड़ेगी ये। फिर ये भी देखना पड़ेगा कि ये जैक्सन का कौन सा वर्जन कॉम्पेटेबल है। अब मैं स्प्रिंग का 5.x यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके लिए जैक्सन का 3.x लग रहा है। यदि मैं स्प्रिंग का 4.x यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो जैक्सन का वो 2.x लग रहा है। तो जो भी एक्सटर्नल लाइब्रेरी है, एक्सटर्नल डिपेंडेंसी है, वो भी हमको ही यहाँ पर हैंडल करना है स्प्रिंग के स्पेसिफिक फ्रेमवर्क के साथ में ये। तो जो अदर लाइब्रेरी है उसका कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है ये भी हमको यहाँ पर देखना है। तो काफ़ी सारे क्या होते हैं ऐसे इशू आते हैं वर्जनिंग रिलेटेड। फिर यदि हम यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन में क्या कर रहे हैं कि लॉगिंग करना चाहते हैं, तो लॉग फोर जैसे रिलेटेड काफ़ी सारी हमारे पास में थर्ड पार्टी लाइब्रेरी रहेगी। तो स्प्रिंग के इस स्पेसिफिक वर्जन के साथ में कौन सा वर्जन यहाँ पर क्या होगा कॉम्पेटेबल रहेगा, वो भी फिर हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा ही। अब स्प्रिंग 5.x यूज़ कर रहे हो तो कौन सा वर्जन यूज़ होगा, स्प्रिंग 3.x कर रहे हो तो कौन सा वर्जन यूज़ होगा, स्प्रिंग 6.x यूज़ कर रहे हो तो ये कौन सा वर्जन यूज़ होगा, ये सब हमको कॉन्फ़िगर भी करना है हमारी पॉम डॉट एक्सएमएल में डिपेंडेंसी में, और पता भी करना है कौन सा कॉम्पेटेबल है यहाँ पर ये। तो अलग अलग वर्जन हमको ट्राई करना पड़ते हैं, या फिर ये जैक्सन के डॉक्यूमेंट में जाते हैं या लॉग फोर जगह जाते हैं, तो वहाँ पर लिस्टेड रहते हैं कि इसके साथ में वो कॉम्पेटेबल है, इसके साथ कॉम्पेटेबल नहीं है, बट वो पॉम डॉट एक्सएमएल में खुद को देखना पड़ेगा यहाँ पर। अब हम लोग स्प्रिंग के एमवीसी में लाइक जेएसपी का यूज़ कर रहे हैं, तो जेएसपी का यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जेएसटीएल टैग होते हैं। तो थोड़ा जेएसपी के बारे में पता होगा, तो उसके अंदर जेएसपी के अंदर जेएसटीएल के टैग होते हैं, तो उसका भी एक स्पेसिफिक क्या होता है वर्जन होता है। तो जेएसटीएल का 2.x यूज़ करना है, 3.x यूज़ करना है, तो डिपेंड करेगा स्प्रिंग का कौन से वर्जन यूज़ कर रहे हो। तो ये सब खुद को जो है वो हैंडल करना पड़ेगा ही। तो फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो तो फिर फ्रेमवर्क के अंदर एक ये वर्जनिंग रिलेटेड चैलेंजेस रहते हैं ये फ्रेमवर्क के अंदर यहाँ पर। तो पर्टिकुलरली हमारे पास में फ्रेमवर्क के अंदर जो होगा ये वर्जन से रिलेटेड जो चैलेंजेस है वो यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो उसका एप्लीकेशन क्रिएट करो,
एप्लीकेशन क्रिएट करने के बाद में स्पेसिफिक जो भी डिपेंडेंसी है वो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर डालना पड़ेगी, पता भी करना पड़ेगी, डालना पड़ेगी। तो ये काफ़ी चैलेंजेस रहता है ये, कुछ भी किसी भी तरीके के मॉड्यूल में उसका वर्जन रिजॉल्व करना, फिर काफ़ी सारा टाइम वर्जन को रिजॉल्व करने में चले जाता है, कई बार तो दो दो तीन तीन दिन चले जाते हैं इसके अंदर। एप्लीकेशन के वो टास्क के पहले उसका वर्जन रिजॉल्व करो, क्या उसके अंदर कॉम्पेटेबल है, क्या उसके अंदर कॉम्पेटेबल नहीं है, उसको देखने में ही। तो एक ये प्रॉब्लम था। फिर दूसरा प्रॉब्लम ये, स्प्रिंग फ्रेमवर्क में हमें कॉन्फ़िगरेशन करना ही है, जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, जो भी क्लासेस क्रिएट करोगे, वो आईओसी कंटेनर तक हमको पहुंचाना है कि ये हम क्लास क्रिएट कर रहे हैं, और ये क्लास जो है वो दूसरी क्लास पर डिपेंडेंट है। तो जब भी इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, आपस में कम्युनिकेशन करे, वो सब सारा के सारा हमको जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी हमको सब कुछ बताना पड़ता है। तो उसके लिए एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच होती है, क्लास बेस्ड अप्रोच होती है, एनोटेशन बेस्ड अप्रोच होती है, जहाँ पर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो वो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कॉन्फ़िगरेशन किसी ना किसी फाइल में होता है, वो एक्सएमएल में हो सकता है, वो जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो जावा की क्लास में हो सकता है। तो करने का प्रॉब्लम ये है कि जितनी ज़्यादा क्लास रहेगी उतना ज़्यादा हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि हर लेयर के ऊपर यहाँ पर मल्टीपल क्लासेस है। कंट्रोलर पे मल्टीपल क्लासेस है, यहाँ पर मल्टीपल क्लासेस है, तो वो सारा के सारा जो हमें वो कॉन्फ़िगरेशन जो प्रोवाइड करना पड़ता है। तो कॉन्फ़िगरेशन को हमको क्या करना पड़ेगा, वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो पर्टिकुलरली ये हमारे पास में जो है ये कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड भी क्या है, ये चैलेंजेस है यहाँ पर ये। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क के टॉप पर ही एक वर्जनिंग, एक ये कॉन्फ़िगरेशन, और एक जब भी हम कुछ एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं, वो किसी भी टेक्नोलॉजी में हम लोग कोई भी एप्लीकेशन को यदि हम लोग क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट करने के बाद में क्या होता है, यहाँ पर वो अलग अलग एनवायरनमेंट में वो एप्लीकेशन रन होता है। हम किसी भी टेक्नोलॉजी में वो फ्रेमवर्क को कोई एप्लीकेशन को यदि क्रिएट करें, तो इंडस्ट्री के अंदर क्या होते हैं कि अलग अलग एनवायरनमेंट होते हैं हमारे पास में ये, जहाँ पर हमारा एप्लीकेशन रन होता है। तो उस एनवायरनमेंट के अंदर, उस पर्टिकुलरली एनवायरनमेंट के अंदर, अब ऐसे काफ़ी सारे एनवायरनमेंट होते हैं एप्लीकेशन में। इसको मैं, जो काम करते हैं वो तो देखते ही होंगे। तो अलग अलग एनवायरनमेंट होते हैं। तो एप्लीकेशन तो हम लोग लोकल एनवायरनमेंट में करते हैं, लेकिन एक हमारे पास में क्या होता है कि वो एप्लीकेशन हमारे डेव एनवायरनमेंट में जाता है, उसके बाद में क्यूए एनवायरनमेंट में जाता है। कई बार किसी इंडस्ट्री में डेव एनवायरनमेंट, क्यूए एनवायरनमेंट अलग अलग नहीं होते, एक ही होता है, जिसपे क्यूए टीम भी अपने एप्लीकेशन को टेस्ट कर लेती है, डेवलपर भी अपने एप्लीकेशन को यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं। तो कहीं पर दो दो एनवायरनमेंट होते हैं, क्योंकि हर एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए मशीनें लगेगी। तो क्यूए एनवायरनमेंट रहेगा, डेव एनवायरनमेंट रहेगा, जो कि हमारे इंडस्ट्री की क्वालिटी एश्योरेंस टीम, टेस्टिंग टीम, जहाँ पर क्या करती है, टेस्ट करती है एप्लीकेशन को, और यहाँ पर डेवलपर्स टेस्ट करते हैं। या तो अलग अलग एनवायरनमेंट भी हो सकते हैं, या कहीं जगह कई बार तो एक ही एनवायरनमेंट में दोनों टीमें टेस्ट कर लेती है जो भी उनने क्रिएट किया है। उसके अलावा एक यूएटी एनवायरनमेंट रहेगा, यहाँ पर हमारी क्लाइंट की टेस्टिंग टीम रहेगी यहाँ पर यूएटी एनवायरनमेंट में। तो क्लाइंट की टेस्टिंग टीम या उनकी बिजनेस टीम या एप्लीकेशन को टेस्ट करती है कि इस पर द एक्सपेक्टेशन वो एप्लीकेशन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है ये। फिर सब कुछ सही रहा तो हमारा जाता है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, जहाँ पर वो प्रोजेक्ट लाइव हो जाता है, जहाँ पर हम उसको देखते हैं। तो ये हमारा जो भी एप्लीकेशन यहाँ पर दिखेगा, तो ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट का एप्लीकेशन है, जहाँ पर एंड यूज़र यूज़ कर रहे हैं ये, जहाँ पर डोमेन वगैरह सब कुछ लगा हुआ है और पूरा एप्लीकेशन यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो ये एप्लीकेशन लाइव होने से पहले इतने सारे एनवायरनमेंट से होते हुए आया है ये, यूएटी एनवायरनमेंट, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, समटाइम्स बीच में एक और एनवायरनमेंट ऐड होता है, पायलट एनवायरनमेंट।
पायलट एनवायरनमेंट प्रोडक्शन के पहले वो एप्लीकेशन के ऊपर परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते हैं, और उसको पहले लाइव करते हैं, और उसके ऊपर देखते हैं एप्लीकेशन कैसे काम कर रहा है ये। फिर उसका परफॉर्मेंस वगैरह चेक करके ये करके बाद में उसको प्रोडक्शन पे लाइव कर देंगे। तो परफॉर्मेंस वगैरह देखने के लिए पायलट एनवायरनमेंट भी होता है ये, कि कोई एप्लीकेशन मार्केट में आएगा तो वो 1000 यूज़र पे, लेक्स यूज़र पे, 10 लाख यूज़र पे कैसा बिहेव करेगा, ये सब टेस्टिंग करना पड़ती है। तो उसके अलग अलग टेस्टिंग टूल भी होते हैं जो कि लोड डालते हैं एप्लीकेशन के ऊपर। ये जे मीटर एक टूल है जिसमें कि, तो काफ़ी टेस्टिंग के बाद में क्या होता है कि वो हमारे पास में एप्लीकेशन जो है वो लाइव होता है। तो उसके बाद में एप्लीकेशन जो है वो मेंटेनेंस फेज में चलता है, मतलब उसको देखते भी रहना पड़ता है। तो काफ़ी सारे हमारे पास में एनवायरनमेंट है, अल्टीमेटली तो वो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जाना है वो। उसके बाद में क्या है कि वो मेंटेनेंस फेज में रहेगा। तो जब वो मेंटेनेंस फेज में रहेगा, या जब हम उसको एज ए पायलट एनवायरनमेंट में, यूएटी एनवायरनमेंट में हम उसका परफॉर्मेंस देखेंगे कि ये कैसे बिहेव कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर तो फंक्शनल टेस्टिंग ही होती है कि ये रिक्वायरमेंट ऐसा सा दिखना चाहिए, ऐसा सा बनना चाहिए, वहाँ पर वैसा काम कर रहा है कि नहीं एज पर यूज़र एक्सपेक्टेशन। बट जब वो एनवायरनमेंट में जाते हैं, जब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी देखी जाती है। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में ये सब आता है कि वो एप्लीकेशन कैसे बिहेव करेगा जब उस पर अंदर यूज़र बढ़ेंगे, ये यूज़र उसमें ऑन बोर्ड होंगे। जैसे कि एक एप्लीकेशन बना हमारा स्विगी, जोमेटो, इस टाइप का एप्लीकेशन बना। तो जब तक ये न्यूली क्रिएटेड है तो ठीक है वो, लेकिन जैसे ही वो लाइव होगा तो उसके ऊपर क्या होंगे, नए कस्टमर ऐड होना स्टार्ट होंगे। तो जब वो एप्लीकेशन में 1 साल होंगे तो उसके अंदर जितने कस्टमर ऑन बोर्ड होंगे, 2 साल होंगे तो उतने कस्टमर ऑन बोर्ड होंगे, 3 साल होंगे तो उतने कस्टमर ऑन बोर्ड होंगे। तो एप्लीकेशन के ऊपर ऑब्वियसली लोड बढ़ता जाएगा ये। तो जैसे जैसे लोड बढ़ेगा तो उसके बाद में हमें क्या करना है, तो हमें ऑटो स्केलिंग करना है, लोड बैलेंसिंग करना है उसमें। उसको ऊपर जो है वो एप्लीकेशन को हमें एज ए माइक्रो सर्विसेज फॉर्म में क्रिएट करना है, एप्लीकेशन को कि हमें कंटेनर क्रिएट करना है डॉकर कुबरनेट लगा के ये। तो ये सब जो है वो पहले सोचना पड़ता है कि बाद में कैसे ये बिहेव करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारा हॉट स्टार जो है जहाँ पर हमारा क्रिकेट चलता है, तो नॉर्मल मैच होता है तो उतने एक्टिव यूज़र नहीं होते हैं, लेकिन जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया तो काफ़ी एक्टिव यूज़र होंगे। तब उनके एप्लीकेशन को कैसे स्केल करना है इसकी प्लानिंग होती है पहले से ही है कि ये बाद में कैसे ये काम करेगा। तो कोई भी बिजनेस आइडिया मार्केट में आता है तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट मतलब कि क्या हम बना रहे हैं, और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि वो बाद में जब उसके यूज़र बढ़ेंगे तो कैसे बिहेव करेगा वो। तो ये पहले से सोचना पड़ता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से डिज़ाइन करना पड़ता है ये। तो ये प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, पायलट एनवायरनमेंट जो है ये यहाँ पर उन सब की टेस्टिंग होती है कि अलग अलग जब उस पर लोड आ रहा है तब वो एप्लीकेशन किस तरीके से काम कर रहा है। तो हमें उन एप्लीकेशन के ऊपर मॉनिटरिंग करना पड़ती है कि इस पर्टिकुलरली सिचुएशन में कितना सीपीयू यूज़ हो रहा है, कितना रैम यूज़ हो रहा है एप्लीकेशन के लेवल पर। तो उसके लिए पहले अलग अलग टूल लगाना पड़ते थे यहाँ पर ये। तो कोई भी एप्लीकेशन के अंदर हमारे पास में कितना उसका सीपीयू रैम यूज़ हो रहा है, कितना लोड आ रहा है उस मशीन पर, तो वो बेस्ड ऑन दैट हम नई मशीन क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लोड बैलेंसिंग। आगे बताऊंगा मैं क्या होता है ये। तो यहाँ पर जो है वो ऐसी क्या होती है कि एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें भी आती है वाइल जो डेवलपमेंट के बाद में यूज़ होती है। तो उसके लिए अलग से भी लाइब्रेरी यूज़ करना पड़ती है या फिर अलग से थर्ड पार्टी टूल यूज़ करना पड़ते हैं। तो ऐसे क्या ये सब रियल टाइम चैलेंजेस है। तो ऐसे कुछ चैलेंजेस को सॉल्व करते हुए लाइक वर्जनिंग रिलेटेड चैलेंजेस हो गया, या प्रोडक्शन रिलेटेड चेंजेस हो गया, या एप्लीकेशन को जब हम लोग क्रिएट कर लेते हैं एज ए डेवलपर, तो उसको हमको सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करना पड़ता है और टेस्ट करना पड़ता है। तो पहले तो हम हमारे लोकली टेस्ट करते हैं, बाद में उसको एनवायरनमेंट पे ले जाते हैं यहाँ पर ही। तो मुझे पूरा वो सी आई सी डी प्रोसेस उसके लिए एक्सप्लेन करना पड़ेगा ये किस तरीके से सी आई डी सी डी प्रोसेस होता है। तो एज ए डेवलपर पहले तो हम हमारे एप्लीकेशन को लोकल टेस्टिंग करते हैं, तो लोकल सिस्टम पे हमारे पास में सर्वर और डेटाबेस चाहिए। तो लोकल लेवल पे हमें सर्वर और डेटाबेस पहले इंस्टॉलेशन करना पड़ेंगे। जैसे कोई इंडस्ट्री ज्वाइन करते हो तो एक सेट ऑफ सॉफ्टवेयर मिलता है जो कि एज ए डेवलपर हमको हमारे लोकल सिस्टम पे क्या करने पड़ते हैं, हमको वो डाउनलोड करने पड़ते हैं। ये तो एक सर्वर चाहिए,
तो ये टॉमकैट का जो सर्वर जो है वो हमको क्या चाहिए, वो ऐसे लोकल सिस्टम पे चाहिए। तो लोकल सिस्टम पे ये सर्वर चाहिए, लोकल पे हमें क्या चाहिए, एक डेटाबेस चाहिए। वो ओरेकल हो सकता है, माई एसक्यूएल हो सकता है। मोस्टली इंडस्ट्री में जो है वो एज ए ओरेकल ही यूज़ करते हैं ये। बड़े एप्लीकेशन में तो ओरेकल यूज़ होता है। तो वो एज ए डेवलपर जो होता है वो एक्सप्रेस एडिशन हम लोग यूज़ करते हैं, और एंटरप्राइज एडिशन जो होता है वो एज ए एनवायरनमेंट के लिए होता है जो इंडस्ट्री यूज़ करती है। बट एज ए लोकल, एज ए स्टूडेंट के लिए हमारे पास में ओरेकल का जो है वो एक्सप्रेस एडिशन आता ही है। तो ये लोकली ये सारे सॉफ्टवेयर हमको चाहिए। यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन जो होगा वो रन होगा यहाँ पर, ये टॉमकैट के ऊपर ही है। फिर डेटाबेस से कनेक्टिविटी करना है हमको ये। तो लोकल लेवल पे सॉफ्टवेयर चाहिए रहते हैं ये। तो सर फिर वो एप्लीकेशन हमारा बाद में जो है वो एनवायरनमेंट के ऊपर जो है वो जाता है। ये वो CI/CD प्रोसेस फॉलो होता है उसके लिए। अब हमारे कोड को हम पुश करते हैं, एक सेंट्रल रिपोजिटरी में डालते हैं, जहाँ पर हम लोग अलग अलग टूल यूज़ करते हैं। ये सब मैं एक्सप्लेन करूँगा आगे में ये। तो ये गिटहब या बिट बकेट यूज़ करते हैं। तो इंडस्ट्री में तो ज़्यादातर बिट बकेट यूज़ होता है। तो सारे डेवलपर्स अपने कोड को उठा के कहाँ पर डालते हैं ये, एक वर्जनिंग टूल में डालते हैं, जिसको कि हम बिट बकेट या गिटहब, गिटलेब, अलग अलग कंपनी के अलग अलग दिए हुए हैं यहाँ पर ये रिपोजिटरी सर्वर। बट हम यहाँ पर जो है वो बिट बकेट मान के चलते हैं यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमारे सोर्स कोड को डालते हैं। फिर जेनकिन के थ्रू क्या होता है, CI/CD होता है ये। जेनकिन वो कोड को उठाता है और वो उसको ऑटोमेशन परफॉर्म करता है, CI/CD परफॉर्म करता है उसके ऊपर। और अलग अलग एनवायरनमेंट में यहाँ पर हम लोग उसको, हमारा कोड जो होता है वो रन होता है। तो एप्लीकेशन के लेवल पे काफ़ी सारी हमारे पास में क्या चीज़ें रहेगी ये डेवलप करना। डेवलप करते समय ये सब चैलेंजेस है। फिर बाद में हमारा एप्लीकेशन को हमको सर्वर पर डाल के टेस्ट करना है, डेटाबेस पर डाल के टेस्ट करना है, फिर उसको एनवायरनमेंट में पहुंचाना है बाद में। तो ये एक एप्लीकेशन को क्रिएट करते समय जो जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको ऑब्जर्व करते हुए स्प्रिंग फ्रेमवर्क के ही अंदर स्प्रिंग को और इम्प्रूव करके आगे ही इसका एडवांस मॉड्यूल क्रिएट किया यहाँ पर ये, जिसको कि हम बोलते हैं स्प्रिंग बूट। तो एक एप्लीकेशन को क्रिएट करने में जो जो भी चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस नहीं आते हैं, प्रोसीजर होता है, वो प्रोसेस को हम लोग फॉलो करते हैं। तो प्रोसेस को और कम करना पड़े, हमारा एप्लीकेशन जो है वो और क्विकली क्रिएट हो और जल्दी से क्रिएट हो। तो स्प्रिंग बूट में वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया, काफ़ी सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया, जिससे कि हमारा डेवलपमेंट एफर्ट और कम हो जाते हैं। हमें और कम डेवलपमेंट एफर्ट लगाने पड़ते हैं, और एप्लीकेशन जो होता है वो जल्दी से एनवायरनमेंट में जो होता है वो अवेलेबल होता है वो टेस्टिंग के लिए ही। तो यहाँ पर जब स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर जो जो भी हमारे पास में चैलेंजेस थे, तो स्प्रिंग बूट क्या करता है, तो पहली बात तो जो स्प्रिंग बूट जो है वो स्प्रिंग बूट के अंदर हमारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर जो भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट है, ये डेवलप करेंगे तो सब इजी है समझना उसको, कहाँ पर क्या हो रहा है इंटरनली ये देखेंगे हम ये। तो जो भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो ओल्डर अप्रोच तो हमारी क्या है, XML है। XML के बाद में ये एनोटेशन आए थे, स्टड्स में भी एनोटेशन आए थे। बट स्टड्स के अंदर जैसे जैसे एप्लीकेशन का साइज बढ़ता है तो कॉन्फ़िगरेशन का साइज और बढ़ता जाता है। जितना ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा उतना ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा वो एज ए डेवलपमेंट में ये, उसको मैनेज करने में, मेंटेनेंस में ये। तो
कॉन्फ़िगरेशन को मैनेज करो, ये करो, तो उससे डेवलपमेंट एफर्ट और ज़्यादा लग जाते हैं। तो स्प्रिंग ने सब चीज़ें रिड्यूस ही कर दी है। ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सब स्प्रिंग देखता है। बट हमें मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करना है, ज़्यादा बड़ा कॉन्फ़िगरेशन नहीं देना है यहाँ पर। ये या जावा फाइल के अंदर भी हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक्सएमएल बेस्ड अप्रोच होती है, एनोटेशन होती है, एक्सएमएल प्लस एनोटेशन, या जावा के अंदर भी हम लोग एनोटेशन यूज़ करते हैं यहाँ पर। ये तो वो कॉन्फ़िगरेशन पूरा रिड्यूस हो जाएगा स्प्रिंग बूट के अंदर। वो तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क का माइनस कॉन्फ़िगरेशन हमारा स्प्रिंग बूट ऐसे काम करता है। ये अब यदि स्प्रिंग बूट यूज़ करते हो तो स्प्रिंग बूट के भी वर्जन आते हैं। तो तुम स्प्रिंग फ्रेमवर्क में एप्लीकेशन क्रिएट करोगे तो जो जो भी मॉड्यूल यूज़ कर रहे हो उसके स्पेसिफिक डिपेंडेंसी हमको डालना पड़ती है। स्प्रिंग 4.x यूज़ कर रहे हो तो सारी के सारे जो मॉड्यूल है उसकी डिपेंडेंसी भी डालना है। और यदि वो पर्टिकुलरली मॉड्यूल जो है लाइक स्प्रिंग 4.x यूज़ कर रहे हैं, अब हमने स्प्रिंग एमवीसी ऐड कर दिया, स्प्रिंग एमवीसी मॉड्यूल ऐड कर दिया, और स्प्रिंग एमवीसी के लिए हमें जेएसटीएल लग रहा है, ये जेएसटीएल की लाइब्रेरी लग रही है। तो ये भी 4.x से कॉम्पेटेबल हमको एडिशनली डालना पड़ेगी, ये पता करना पड़ेगी क्या सपोर्ट करती है, वो pom.xml में डालना पड़ेगी। यदि 5.x यूज़ कर रहे हो तो क्या सपोर्ट करती है वो डालना पड़ेगी हमको। ये स्प्रिंग का रेस्ट यूज़ कर रहे हो यदि, तो 4.x यूज़ कर रहे हो तो जैक्सन पता करना पड़ेगा कि कौन सी इसके अंदर डिपेंडेंसी जो है वो कॉम्पेटेबल है यहाँ पर। ही क्योंकि स्प्रिंग रेस्ट जो है वो कन्वर्ट करेगा जावा के ऑब्जेक्ट को एज ए जेसन फॉर्मेट में। ये है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा वर्जनिंग का। ये अब यदि हम लोग स्प्रिंग बूट का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ये तो स्प्रिंग बूट के भी वर्जन आते हैं। तो स्प्रिंग बूट का 2.x वर्जन है, 3.x वर्जन है, इसके भी वर्जन आते हैं। ये स्प्रिंग बूट के स्पेसिफिक वर्जन आते हैं यहाँ पर। ये तो किसी भी वर्जन का यदि हम लोग स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन हम लोग यदि क्रिएट करते हैं यहाँ पर, ये तो स्प्रिंग 2.x करते हैं, स्प्रिंग 3.x करते हैं यहाँ पर। तो जब भी स्प्रिंग बूट का हम लोग कोई वर्जन यूज करते हैं तो हमें यहाँ पर एक पेरेंट पॉम डालना पड़ती है। यदि स्प्रिंग बूट में हम लोग एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं तो एक पेरेंट की पॉम होती है। तो इस पर्टिकुलरली पेरेंट पॉम के अंदर, इस पर्टिकुलरली पेरेंट पॉम के अंदर क्या होती है कि जो भी हमारे पास में ये थर्ड पार्टी जो भी लाइब्रेरी है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर डाउनलोड हो जाती है, कॉम्पेटेबल लाइब्रेरी। स्प्रिंग 3.x यूज़ कर रहे हो तो हो सकता है उसके अंदर स्प्रिंग का जो है वो इंटरनली स्प्रिंग का ये 5.x या 6.x जो वर्जन है वो सपोर्ट करता हो। तो अभी स्प्रिंग का यदि 3.x यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली स्प्रिंग की यहाँ पर जो लाइब्रेरी जो है वो डाउनलोड हो जाएगी एक स्पेसिफिक वर्जन की। और एक उस वर्जन को जो भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी सपोर्ट करती है वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है यहाँ पर, ये डाउनलोड हो जाती है यहाँ पर। ये तो हमें क्या करना है कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर एक पेरेंट फॉर्म होती है वो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो अब यहाँ पर देख लो स्प्रिंग 3.1 सपोर्ट स्प्रिंग फ्रेमवर्क, तो अब ये कौन सा वर्जन का स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो है वो सपोर्ट कर रहा है। तो स्प्रिंग बूट जो है वो जावा 17 पे लगेगा, और स्प्रिंग का वो 6.x वर्जन जो है वो यूज़ कर रहा है यहाँ पर। ये तो यहाँ पर जो है वो स्प्रिंग का 6.x वर्जन जो है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होगा यहाँ पर। ये हमको नहीं करना है, हमको जस्ट स्प्रिंग बूट का वर्जन डालना है। स्प्रिंग 2.x यूज़ करोगे तो स्प्रिंग का 4.x या 5.x जो है वो डाउनलोड करेगा वो, तो ऑटोमेटिकली करेगा। और स्प्रिंग 6.x में यदि जो भी हमें जो एक्सटर्नल डिपेंडेंसी जो है ये जो हमें अलग से डालना पड़ रही थी वो हमको नहीं डालना है, वो सब हमारा स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिकली करके देगा। ये तो स्प्रिंग बूट में एप्लीकेशन क्रिएट यदि करते हो तो यहाँ पर हमको जस्ट स्प्रिंग बूट का वर्जन डालना है, तो उसके कॉम्पेटेबल जो भी लाइब्रेरी जो है वो स्प्रिंग का जो वर्जन है वो ऑटोमेटिकली
सारी की सारी जार फाइल डाउनलोड करेगा, और जो भी थर्ड पार्टी वो भी डाउनलोड करेगा, क्या उसके लिए कॉम्पेटेबल है सब वो फिगर आउट करेगा। यहाँ पर वो फिगर आउट हमको करना पड़ रहा था। 5.x यूज़ कर रहे हो तो जो भी हमको थर्ड पार्टी लाइब्रेरी लग रही है अलग अलग मॉड्यूल में, वो हमको फिगर आउट करना है। यहाँ पर 6.x यूज़ कर रहे हो तो कौन सी लगेगी यहाँ पर, ये मैं करके बताऊंगा। इजीली ये सब समझ में आ जाएगा, ये देखते से क्या है ये। तो यहाँ पर फिगर आउट सब हमको करना है। यहाँ पर फिगर आउट जो करेगा हमारा स्प्रिंग का जो है वो स्प्रिंग बूट खुद कर लेगा यहाँ पर। स्प्रिंग का जो भी वर्जन है और जो भी हमें एक्सटर्नल डिपेंडेंसी यहाँ पर लग रही है, स्प्रिंग 6.x प्लस जो भी हमें थर्ड पार्टी लाइब्रेरी लग रही है अलग से, बहुत सारी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी लगती है। हम लॉगिंग यूज़ कर रहे हैं, जेएसपी यूज़ कर रहे हैं, जाकर यहाँ पर जाक्सन है, एक्सएमएल बेस्ड है। तो और भी उसकी भी लाइब्रेरी आती है, वेब सर्विसेज रिलेटेड लाइब्रेरी भी आती है, काफ़ी सारी क्या होती है लाइब्रेरी आती है यहाँ पर ये। तो वर्जनिंग जो है वो हमारा स्प्रिंग बूट रिजॉल्व करके दे रहा है। स्प्रिंग का 2.x वर्जन यदि यूज़ करोगे यहाँ पर, तो ये 5.1 सपोर्ट करेगा यहाँ पर। स्प्रिंग 5.x प्लस जो भी उसके कॉम्पेटेबल थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होगा। ये हमारा हेडक नहीं रहेगा, सब हमारा स्प्रिंग बूट इंटरनली देख लेगा। स्प्रिंग बूट बहुत एडवांस है ये। तो ये हमारा लाइक ये जैक्सन का हो सकता है कि ये 2.x कॉम्पेटेबल है, तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर लेगा। ये लॉक 4j का हो सकता है कि लॉक 4j या JSTL ले लेते हैं यहाँ पर। ये JSTL यदि हमारे पास में 2 पॉइंट यहाँ पर एक से लग रहा हो तो ये उसको ले लेगा यहाँ पर। ये यहाँ पर इसके कॉम्पेटेबल जैक्सन का 3.x लग रहा है। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ, ये वर्जन बहुत सारे होते हैं। वर्जन ही अपने आप में एक स्टोरी है, मेजर वर्जन माइनर वर्जन, ये मुझे बताना पड़ेगा बाद में ये वर्जनिंग कैसे होती है प्रोजेक्ट में, क्योंकि हम लोग प्रोजेक्ट लेवल भी वर्जनिंग करते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है JSTL 3.x यूज़ हो रहा हो ये। तो ये डिपेंडेंसी फिगर आउट खुद से करेगा, ये ऑटोमेटिकली करेगा। तो ये जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड करेगा, बट क्या रहेगा कि हमें यहाँ पर पेरेंट के अलावा यहाँ पर एक स्टार्टर ऐड करना पड़ता है। पेरेंट पॉम, पेरेंट पॉम प्लस स्टार्टर। तो यदि हम हमारा एप्लीकेशन जो है वो स्प्रिंग का सिंपल सा यदि एप्लीकेशन है हमारे पास में ये, तो स्प्रिंग का सिंपल एप्लीकेशन है तो उसका स्टार्टर अलग आएगा। यदि हम MVC एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं तो उसका स्टार्टर अलग से आएगा, रेस्ट कर रहे हैं तो उसका स्टार्टर अलग से आएगा। हम यदि कुछ वहाँ पर डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा, हमारे पास में अलग से स्टार्टर ऐड करना पड़ता है हमें यहाँ पर। तो पेरेंट पॉम्प ऐड करना है, प्लस कोई कुछ ना कुछ एक स्टार्टर ऐड करना पड़ता है हमको ये। यदि हमारा स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है तो उससे रिलेटेड एक स्टार्टर होता है यहाँ पर। स्टैंड अलोन मतलब जस्ट वो सिस्टम पे ही रन होगा, उसमें कुछ सर्वर वगैरह ये सब कुछ नहीं रहेगा उसमें। ये MVC एप्लीकेशन क्रिएट करोगे तो उसका एक स्टार्टर ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर ये। तो हमें कुछ भी स्टार्टर फॉर्म में ऐड करना है तो उसमें वर्जन नहीं डालना है, वर्जन सब हमारा स्प्रिंग बूट हैंडल कर लेगा। वो pom.xml के बेस पे pom.xml में हम लोग वर्जन डालते हैं। तो वो उससे रिलेटेड जो भी डिपेंडेंसी कॉम्पेटेबल डिपेंडेंसी है, डेटाबेस यूज़ करोगे तो उससे रिलेटेड जो भी कॉम्पेटेबल डिपेंडेंसी है वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड होती है। वो हमको कुछ भी नहीं करना है, डिपेंडेंसी रिजोल्यूशन हमको मैनेज नहीं करना है। तो यदि स्प्रिंग बूट का यदि यूज़ करते हो तो उसका सबसे बड़ा एक फीचर तो ये है कि डिपेंडेंसी का जो रिजोल्यूशन है वो खुद से कर लेता है।
तो इंटरव्यू पूछा जाता है कि स्प्रिंग बूट का फीचर क्या है, क्या एडवांटेज मिल रहा है टॉप ऑफ द स्प्रिंग। तो सबसे बड़ा तो एडवांटेज ये है कि डिपेंडेंसी रिजोल्यूशन, एप्लीकेशन में डिपेंडेंसी फिगर आउट करना बेस्ड ऑन द मॉड्यूल, ये बहुत बड़ा चैलेंजेस रहता है यहाँ पर। ये कई बार एप्लीकेशन को हम लोग अपग्रेड करते हैं, एक पुराने वर्जन से नए वर्जन की तरफ ले जाते हैं, तो फ्रेमवर्क के अलावा थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी रिजोल्यूशन करना बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पर। बहुत टाइम लगता है वर्जन को अपग्रेड करने में, क्योंकि इंडस्ट्री में हम लोग अपग्रेड करते हैं। अभी जावा 8 यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा टाइम के बाद हमारे एप्लीकेशन को हम जावा 11 की तरफ ले जाएंगे, जावा 17 की तरफ ले जाएंगे। तो उसमें एनालिसिस करना पड़ता है, पुराने कौन से कोड डेप्रिकेटेड है सब फिगर आउट करना पड़ता है। तो अपग्रेड करते हैं तो डिपेंडेंसी रिजोल्यूशन बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज हो जाता है। तो ये डिपेंडेंसी रिजोल्यूशन रिजोल्यूशन जो है वो इसका एक फीचर है स्प्रिंग बूट का। यहाँ पर हमको डिपेंडेंसी मैन्युअली नहीं डालना है, डिपेंडेंसी जो डालना है सिर्फ स्प्रिंग बूट की डालना है, बाकी सब अपने आप वो फिगर आउट करेगा इंटरनली, वो डाउनलोड करके देगा। ये स्प्रिंग बूट का हम लोग पहले एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो वो वहीं दिख जाएगा कैसा डिपेंडेंसी रिजोल्यूशन हो रहा है ऑटोमेटिकली। तो डिपेंडेंसी रिजोल्यूशन उसका एक फीचर हो गया। अब एप्लीकेशन को क्रिएट करते समय हमें क्या करना पड़ता है कि ये जब हम उसको टेस्ट करते हैं तो मेजरली हम स्टैंड अलोन टाइप का एप्लीकेशन तो बनाते नहीं है, हम एंटरप्राइज लेवल का एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं जिसके लिए लगता है सर्वर। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए सर्वर, और कोई ना कोई सा डेटाबेस चाहिए। तो पहले जब हम एप्लीकेशन क्रिएट करते थे तो सर्वर डेटाबेस सब हमको डाउनलोड करने पड़ते थे। फिर हमारा एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, उस सर्वर को या उस डेटाबेस का हम लोग कनेक्शन वहाँ पर जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है तो ये भी हमको स्टार्ट करना है डेटाबेस, और डेटाबेस का भी सर्वर लोकली स्टार्ट होना। फिर हम लोग हमारे एप्लीकेशन को सर्वर पर डालते हैं तो सर्वर को हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ये। तो ये क्या है कि टॉमकेट सर्वर डाउनलोड। तो सर्वर को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर अपने सिस्टम पर डाउनलोड करते हैं, ये अलग अलग वर्जन है यहाँ पर ये, और सर्वर को स्टार्ट करते हैं। और हमारे एप्लीकेशन को सर्वर के ऊपर हम डाल के रन करते हैं। एप्लीकेशन एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए हमें चाहिए सर्वर, सर्वर के अंदर हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के हमारे पास में बिजनेस लॉजिक है, जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है जो भी हमने क्रिएट किया है वो हमारे एप्लीकेशन के अंदर ही है। तो उसको लोकली टेस्ट करना है। अब लोकली टेस्ट करने के बाद में वो फिर अलग अलग एनवायरनमेंट पे जाएगा विद द हेल्प ऑफ अवर सी आई सी डी कंटिन्यूस इंटीग्रेशन कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ जेनकिन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो जो इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको तो पता ही होगा ये, जेनकिन के थ्रू हम क्या करते हैं कि हमारे एप्लीकेशन को जो है वो अलग अलग एनवायरनमेंट में, यहाँ पर जो अलग अलग एनवायरनमेंट में जेनकिन सॉफ्टवेयर के थ्रू यहाँ पर जाता है। तो ये जो भी हमने हमारा कोड अलग अलग डेवलपर्स ने बिट बकेट के ऊपर डाला है ये, तो उसको जेनकिन पूल करता है। फिर यहाँ पर काफ़ी सारी स्टेप फॉलो होती है, पाइपलाइन बोलते हैं उसको। पुल द कोड, एग्जीक्यूट द यूनिट टेस्ट केसेस, कोड कवरेज निकालना, उसका बिल्ड क्रिएट करना और बिल्ड को अलग अलग एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करना। तो डेवलपमेंट और क्यूए एनवायरनमेंट में ये डिप्लॉय होता रहता है कोड जब वो टेस्टिंग फेज में रहता है डेवलपर हमारे। फिर जब एक समय के बाद में एक सर्टेन टाइम रहता है लाइक क्वार्टरली या मंथली, फिर हम लोग वो कोड क्लाइंट को डिलीवर करते हैं। तो वो यूएटी के अंदर उनके टेस्टर ऑन जो होते हैं वो टेस्ट करते हैं क्लाइंट के, एक्स पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट उनका एप्लीकेशन वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है यहाँ पर ही। उसके बाद इसको बोलते हैं हम लोग यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो वो एनवायरनमेंट में कोड जो होता है यहाँ पर हमारा क्या होता है, टेस्ट होता है, वो क्लाइंट की टीम करती है, वो हमारी कंपनी के टेस्टर नहीं होते हैं, वो क्लाइंट के टेस्टर होते हैं वो। हम किसी भी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो उनकी भी एक अपनी टेस्ट टीम होती है डेडिकेटेडली। तो वो जेनकिन के थ्रू हम लोग अलग अलग एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, डिप्लॉय करते हैं हमारे कोड को। ये अलग अलग एनवायरनमेंट के लिए अलग अलग पाइपलाइन होती है वो जो उस एनवायरनमेंट में कोड को डालती है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो अलग अलग मशीनें काम करती है यहाँ पर। तो पर्टिकुलरली वो अलग अलग एनवायरनमेंट में जब जाएगा, लेकिन जब तक वो हमारे लोकल एनवायरनमेंट में है तो वो हमको टेस्ट करना है, हमको क्रिएट करना है।
तो लोकल एनवायरनमेंट में क्या है, हमारे पास में सर्वर होना और डेटाबेस होना। अलग अलग एनवायरनमेंट के भी अलग अलग क्या होते हैं, सर्वर होते हैं, डेटाबेस होते हैं। ये डेव एनवायरनमेंट का अलग से डेटाबेस सर्वर होगा यहाँ पर। क्यू एनवायरनमेंट का होगा, यूएटी एनवायरनमेंट का होगा, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट का होगा। सबके अलग अलग क्या होते हैं, सर्वर डेटाबेस होते हैं। तो ये सिंपल से एप्लीकेशन के लिए बता रहा हूँ, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा हो जाता है जब हम लोग माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर पे काम करते हैं। उसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ क्या है। तो यहाँ पर क्या है कि अलग अलग हमारे पास में क्या होगा, ये सर्वर और डेटाबेस होगा। लेकिन एनवायरनमेंट में जब जाएगा पहले लोकल तो काम करे। तो लोकल लेवल पे भी हमको क्या करना पड़ता है, डाउनलोड करना पड़ेगा। ये सर्वर को डाउनलोड करोगे लोकल लेवल पे, तो डे वन जब भी कोई इंडस्ट्री ज्वाइन करते हो तो सेट ऑफ सॉफ्टवेयर का लिस्ट मिलता है। उसके अंदर बताते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो ये वाले सर्वर पे काम करता है और ये वाले वर्जन पे करता है। तो वो हमको क्या करना पड़ता है, उसको डाउनलोड करना पड़ता है। तो अभी तो मैं डाउनलोड करके बता रहा हूँ, लेकिन इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता। इंडस्ट्री में उनका एक पूरा एक नेटवर्क लोकेशन होता है, वहाँ पर सारे सॉफ्टवेयर पहले से डले हुए होते हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड। क्योंकि बार बार हमको अलग अलग वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, और अलग अलग वर्जन के सॉफ्टवेयर जो होते हैं जो उनके एप्लीकेशन को सपोर्ट करते हैं। तो कहाँ पता करोगे, और कई बार वो अलग अलग लाइब्रेरी पे भी डिपेंड करते हैं। तो जो भी एप्लीकेशन उनके सॉफ्टवेयर से चलता है उनका लिस्ट एक जगह पे होता है। जस्ट हमको वहाँ से डाउनलोड करना है और अपने उसमें इंस्टॉलेशन करना है, या हमारी नेटवर्क टीम करके देती है। तो जो भी वर्जन हो, अभी मैं टॉम के 10 मान के चल रहा हूँ, हो सकता है वो एप्लीकेशन टॉम के 9 पे ही काम करता हो। तो जो भी स्पेसिफिक वर्जन है उसका लिस्ट हमको मिलता है और लोकेशन भी मिलता है कहाँ पर वो अवेलेबल है। तो अल्टीमेटली गोल है कि हमारे सिस्टम पे वो चाहिए। तो एज ए लर्नर हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर ये। तो वो टॉम कैट 10 करना है, टॉम कैट 9 करना है, जो भी लोकल सिस्टम का जो भी यहाँ पर जितने भी बीट का होगा उसको यहाँ पर क्या कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं। तो हमारे सिस्टम पे डाउनलोड हो जाता है ये। ऐसा क्या है कि डेटाबेस जो है वो भी डाउनलोड करना पड़ेगा। अब वो ओरेकल भी कर सकते हो, माई भी कर सकते हो। तो एज ए कॉलेज में तो माई बताते हैं, बट इंडस्ट्री में मोस्टली ओरेकल यूज़ होता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये ओरेकल की साइट पे जाना है, ओरेकल डेटाबेस जो है वो यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर ये रजिस्टर्ड करना पड़ेगा लेकिन ओरेकल में खुद को, तभी डाउनलोड कर पाओगे यहाँ पर यह। तो एक्सटर्नल क्या करना है कि हमको डेटाबेस भी डाउनलोड करना है, सर्वर भी डाउनलोड करना है। उसके बाद में अपना एप्लीकेशन क्रिएट करो। तो किसी न किसी आईडी में हम लोग हमारे एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं। तो ये एस टी एस आई डी है, इंटेल जे भी एक आईडी है अभी जो ज़्यादा यूज़ होता है ये। नेटबीन्स तो पहले चलता था बट अब नहीं चलता है। तो एक आईडी होना हमारे सिस्टम पे जिस पे हम लोग हमारा डेवलपमेंट करेंगे। उसके बाद में इसका ऊपर हम लोग बिल्ड बनाएंगे। तो मेवन होना हमारे सिस्टम में, तो मेवन भी डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मेवन टूल है जो कि हमारे लिए बिल्ड परफॉर्म करके देता है। तो ये भी हमको क्या करना पड़ता है, डाउनलोड करना पड़ता है यहाँ से ही लोकली। जो कि हमारे लिए बिल्ड करेगा, हमारे लिए डिपेंडेंसी को क्या करके देगा, वो डाउनलोड करके देगा यहाँ पर। तो मेवन यूज़ करते हैं तो हमको पॉम डॉट एक्सएमएल लगता है। इस पॉम डॉट एक्सएमएल के अंदर हम हमारे पर्टिकुलरली डिपेंडेंसी को ऐड करते हैं। तो ये मेवन टूल के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि ये डिपेंडेंसी जो भी डालते हैं वो मेवन टूल की हेल्प से डाउनलोड होती है ये। तो यहाँ पर हमें ये पर्टिकुलरली जो मेवन के अंदर वो वर्जन है, तो ये मेवन भी हमें हमारे लोकली जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा ये। और उसको आईडी के अंदर हम लोग ऐड करते हैं। आईडी के अंदर खुद का मेवन भी एक आता है इंटीग्रेटेड, बट वो यूज़ नहीं करते हैं।
तो सारे के सारे जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करने वाले इंडस्ट्री में, हमें उसका क्या मिलता है, लिस्ट मिलता है, ये तो वही हमको यूज़ करना पड़ता है। तो क्या है कि इतने एफर्ट जो है ये डाउनलोड करने की भी वो खुद से लगाना है। और अल्टीमेटली हमारा गोल जो है वो हमें बिजनेस लॉजिक राइट करना है, क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली हमको काम करना है, बट ये एडिशनल एफर्ट भी हमको डालने पड़ेंगे, ये रिलेटेड टू अवर डेटाबेस, रिलेटेड टू अवर सर्वर। ये एडिशनल एफर्ट जो है वो हमको लगाने पड़ते हैं यहाँ पर। तो स्प्रिंग बूट हमें क्या देता है, स्प्रिंग बूट हमें फैसिलिटी देता है एम्बेडेड सर्वर की। तो हमको स्प्रिंग बूट के अंदर क्या है कि एम्बेडेड सर्वर की फैसिलिटी है। स्प्रिंग बूट में एप्लीकेशन क्रिएट करो तो उसके अंदर ही जो है वो टॉमकेट का सर्वर लगा हुआ है। ये हमको अलग से टॉमकेट सर्वर को इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। स्प्रिंग का एप्लीकेशन क्रिएट करोगे तो उसके अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। उसके अंदर ही लाइब्रेरी उन्होंने डाल के रखी हुई है टॉमकेट सर्वर की, तो उसको मैं आगे बताऊंगा। बट यहाँ पर ये स्प्रिंग का एक एप्लीकेशन है, स्प्रिंग बूट का सिंपल से एप्लीकेशन है ये। तो उसके अंदर यदि हम लोग स्प्रिंग का यदि वेब मॉड्यूल इसके अंदर ऐड करते हैं यहाँ पर ये, तो यदि हम लोग डिपेंडेंसी में जाएं, तो यहाँ पर जो है ये कुछ टॉमकेट की डिपेंडेंसी यहाँ पर ऐड है यहाँ पर ये। तो स्प्रिंग बूट यदि यूज़ करते हो और यदि हम लोग कुछ एंटरप्राइज टाइप का एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, वेब एप्लीकेशन या वेब सर्विसेज, तो उस केस में हमें एडिशनल डेटाबेस, सॉरी, एडिशनल सर्वर को इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर ये अवेलेबल है। तो एम्बेडेड सर्वर को हम यूज़ कर लेंगे तो हमारे डाउनलोड करके बार बार रन करने के जो एफर्ट है वो कम हो जाएंगे। बिकॉज क्या होता है कि जब भी हम इस पे एप्लीकेशन रन करेंगे सर्वर पे, तो बार बार हम हमारे एप्लीकेशन को क्रिएट करने में जब भी जो भी हमें चेंजेस है उसको करने के बाद में हम लोग बिल्ड करते हैं। फिर वो बिल्ड करने के बाद में हमारे एप्लीकेशन को बार बार सर्वर पर डालना पड़ता है, डिप्लॉय करना पड़ता है, और बार बार सर्वर को रन करना पड़ता है यहाँ पर। तो एडिशनली सर्वर पे बार बार डिप्लॉय करो, लोकली रन करो, या फिर आईडी के अंदर भी सर्वर इंटीग्रेटेड होते हैं, बट बार बार क्या करना पड़ता है, हमको उसको रन करना पड़ता है। तो बार बार बिल्ड करो, डिप्लॉय करो, तो ये हमारे पास में क्या होते हैं, एडिशनल एफर्ट लगाने पड़ते हैं यहाँ पर। ये तो डेवलपर को एफर्ट कम लगाना पड़े उसके लिए हमें क्या होती है कि एम्बेडेड सर्वर की जो है वो फैसिलिटी दी हुई है स्प्रिंग बूट के अंदर। तो स्प्रिंग बूट के अंदर एम्बेडेड सर्वर है, स्प्रिंग बूट के अंदर एम्बेडेड डेटाबेस है। तो यदि हमें एडिशनल डेटाबेस यदि यूज़ नहीं करना है, तो हमारे पास में स्प्रिंग बूट के अंदर एम्बेडेड डेटाबेस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो यदि हमको एम्बेडेड डेटाबेस यूज़ करना है, वो एप्लीकेशन के अंदर ही जो है वो डेटाबेस अवेलेबल है वो। तो अ, उसका नाम है एच टू डेटाबेस। तो एच टू डेटाबेस जो है वो एक लाइट वेटेड डेटाबेस है। उसकी डिपेंडेंसी हमको बेसिकली डालना पड़ती है। तो एज ए एच टू डेटाबेस एक एम्बेडेड डेटाबेस होता है जो कि बहुत लाइट वेटेड होता है। यदि ओरेकल या मायास्क्यूएल इंस्टॉलेशन करोगे तो प्रॉपर उसको क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। उसका
जो वो है वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, फिर उसको इंस्टॉलेशन करो, किसी लोकेशन पे हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। बट ये H2 डेटाबेस जो है वेरी लाइट वेटेड डेटाबेस है, छोटा सा डेटाबेस है, लाइट वेटेड है, वो सपोर्ट करता है ये, और वो इन द फॉर्म ऑफ जार फाइल हमको मिलता है ये। जरूरी नहीं कि स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन में यूज़ करें उसको, अदर एप्लीकेशन में भी कर सकते हैं। वो बहुत लाइट वेटेड डेटाबेस रहता है वो। उसके लिए ये ओरेकल जो है वो हैवी रहेगा ये, क्योंकि ओरेकल बड़ा सॉफ्टवेयर है ये। फिर माई एसक्यूएल है, उसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। बट एच टू डेटाबेस जो है वेरी लाइट वेटेड है, और वो इन द फॉर्म ऑफ जार फाइल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो हमको एडिशनली यहाँ पर जो है वो ये डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग एम्बेडेड वाला भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बिजनेस लॉजिक पर फोकस है, हम लोग सिर्फ जावा के कोड पर फोकस है। जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है उसको हमको यहाँ पर क्या करना है कि उसके लिए जावा का कोड राइट करना है, जो कि हम लोग अलग अलग लेयर्स पे काम कर रहे हैं। तो यदि हम स्प्रिंग बूट का यूज़ कर रहे हैं तो सबसे बड़ा काम तो डिपेंडेंसी रिजोल्यूशन हमारा स्प्रिंग बूट हैंडल कर रहा है। एम्बेडेड सर्वर, एम्बेडेड डेटाबेस की हमारे पास में फैसिलिटी है यहाँ पर ही। तो हमें जस्ट एप्लीकेशन ही क्रिएट करना है, और उसी के अंदर क्या करना है कि यहाँ पर डिपेंडेंसी डाल देना है, डेटाबेस से रिलेटेड और हमारे सर्वर से रिलेटेड। तो हमें अलग से वो एडिशनल सॉफ्टवेयर पे हमको डिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है, जो कि हम लोग एडवांस जावा के सर्वलेट प्रोग्रामिंग में या जेडीबीसी प्रोग्रामिंग में करते हैं। पहले डेटाबेस को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं, फिर जावा के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। सर्वलेट में पहले सर्वर को इंस्टॉलेशन करेंगे, उसके ऊपर हम लोग सर्वलेट के प्रोग्राम को रन करेंगे यहाँ पर, ये भी सर्वर को स्टार्ट स्टॉप करेंगे। तो ये सब कुछ नहीं करना है, जस्ट हमको स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन क्रिएट करना है, डिपेंडेंसी डालना है और एप्लीकेशन को रन करना है, और हमको फोकस होना है हमारे बिजनेस लॉजिक पे। तो बिजनेस लॉजिक में भी जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन का जो काम है वो हमारा स्प्रिंग का कोर करके दे देगा हमको ये। बाकी जो है वो हमें हमारे बिजनेस लॉजिक को राइट करना है। तो स्प्रिंग बूट के अंदर भी वही काम होगा जो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में, लेकिन हमको ये स्प्रिंग बूट के अंदर काफ़ी सारे जो एरिया है ये डिपेंडेंसी वाले वो हमको नहीं रहेगा। एम्बेडेड डेटाबेस, एम्बेडेड सर्वर मिलेंगे। तो हमको एडिशनली हमको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बिजनेस लॉजिक पे फोकस करेंगे यहाँ पर। फिर स्प्रिंग बूट के अंदर, स्प्रिंग बूट के अंदर हमें प्रोडक्शन रेडी फीचर मिलते हैं। प्रोडक्शन रेडी फीचर, प्रोडक्शन रेडी फीचर का मतलब ये है कि जब एप्लीकेशन मेंटेनेंस फेज में जाता है तो हमें एप्लीकेशन के अंदर का लॉग देखना है, या एप्लीकेशन के अंदर जो सीपीयू या रैम यूज़ कर रहा है वो एप्लीकेशन, वो मैट्रिक्स हमको चाहिए रहते हैं कि कितना सीपीयू रैम यूज़ हो रहा है, कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं। उसके लिए थर्ड पार्टी टूल लगते हैं इंडस्ट्री के अंदर, डेटा डॉग, स्प्लंक ऐसे टूल लगते हैं, एडिशनली लगाने पड़ते हैं हमको वो टूल ये। तो एप्लीकेशन को मॉनिटर करने के लिए, सिस्टम को मॉनिटर करने के लिए, तो इस स्प्रिंग बूट के पास में वो फैसिलिटी है। स्प्रिंग बूट के अंदर एपीआई है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुएटर। प्रोडक्शन रेडी फीचर है एक्चुएटर के, हम लोग यहाँ पर डिपेंडेंसी ऐड करेंगे। तो वो एप्लीकेशन उस सिस्टम के अंदर जो जो भी रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है उसका इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पर देता है, उसका हेल्थ चेक क्या है, कितना सीपीयू रैम यूज़ कर रहा है। प्रोडक्शन रेडी फीचर अवेलेबल हमारे पास में है स्प्रिंग बूट के अंदर ही। तो यहाँ पर जो है वो ये फैसिलिटी हमारे पास में अवेलेबल है। बिकॉज ऑफ दिस फैसिलिटी, तो जो जो भी एक एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए चैलेंजेस आते हैं तो स्प्रिंग बूट क्या करता है, उसको रिजॉल्व करता है। स्प्रिंग बूट के पास में और एडवांस डिपेंडेंसी है जो कि एप्लीकेशन को क्रिएट करने में डेवलपर्स के एफर्ट को रिड्यूस करती है, बहुत कम करती है, क्योंकि हमें जस्ट बिजनेस लॉजिक पे फोकस होना है। हमें जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर लॉजिक राइट करना है, एनवायरनमेंट रिलेटेड एफर्ट हमको कम लगाना पड़ेगी, डिपेंडेंसी रिजोल्यूशन के एफर्ट कम लगाना पड़ेगी। तो ये सब रिजोल्यूशन करता है हमारा स्प्रिंग बूट। तो स्प्रिंग बूट के ये फीचर होने के कारण हमारा जो एप्लीकेशन जो है ये वो एज ए रैपिड एप्लीकेशन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। स्प्रिंग बूट में तुम जब भी एप्लीकेशन क्रिएट करोगे तो जस्ट यहाँ पर स्प्रिंग बूट के प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है,
और अपने लॉजिक को राइट करना है जस्ट, और एप्लीकेशन को रन करना है, और उसको टेस्ट करना है। हम लोग एपीआई क्रिएट करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। मोस्टली हम लोग रेस्टफुल वेब सर्विसेज क्रिएट करते हैं मोस्टली। तो हमारा जो एप्लीकेशन होता है वो रैपिड एप्लीकेशन होता है, क्योंकि स्प्रिंग बूट यूज़ नहीं करोगे, स्प्रिंग फ्रेमवर्क या अदर फ्रेमवर्क का यूज़ करोगे, तो ये सब भी अलग अलग इंस्टॉलेशन करो, डिपेंडेंसी रिजोल्यूशन करो, उसकी डिपेंडेंसी डालो फॉर्म के अंदर। तो ये सब जो है वो खुद से मैन्युअली करना है। बट स्प्रिंग बूट यूज़ करोगे तो एक पेरेंट फॉर्म डालो और एक स्टार्टर डालो, जो भी हमको एप्लीकेशन के अंदर चाहिए उसके हमको स्टार्टर ऐड करना पड़ते हैं। जस्ट कोई वर्जन वगैरह नहीं डालना है, वर्जन वगैरह सब स्प्रिंग बूट मैनेज कर लेगा। जस्ट हम लोग स्प्रिंग बूट के वर्जन को बताएंगे यहाँ पर ये, तो उसके अंदर सारे वर्जन, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी जो भी कॉम्पेटेबल है सब फिगर आउट करेगा वो, और खुद से डाउनलोड करेगा वो। तो और जो हमको स्प्रिंग बूट की ये फैसिलिटी मिल रही है, उसके बेस पर यहाँ पर जो हमारा रैपिड एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर ही। तो जो काम स्प्रिंग फ्रेमवर्क में होता है वो स्प्रिंग बूट में होता है, तो स्प्रिंग बूट से हमको ये वाले बेनिफिट मिलते हैं। अब जो हमारे पास में स्प्रिंग के अंदर के जो मॉड्यूल है, वो सेम मॉड्यूल जो है वो स्प्रिंग बूट में भी काम करते हैं। अब ये मैं यहाँ पर बोलूँगा कि स्प्रिंग के कोर में मैं यहाँ पर आईओसी कंटेनर डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म करता हूँ, मैं वो काम स्प्रिंग बूट में भी कर सकता हूँ, सेम वर्क। तो स्प्रिंग बूट के अंदर से भी वही जो कोर स्प्रिंग के कोर मॉड्यूल में जो काम है आईओसी का कंटेनर जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना और ये करना, हम लोग स्प्रिंग में भी कर सकते हैं। तो इस यहाँ पर जो है वो स्प्रिंग बूट के अंदर भी हम लोग वो जो स्प्रिंग कोर में जो है वो हम यहाँ स्प्रिंग के उसमें देख सकते हैं। स्प्रिंग के अंदर यहाँ पर मॉड्यूल है स्प्रिंग डेटा। तो स्प्रिंग बूट को जो भी हमारे डेटाबेस से रिलेटेड, परसिस्टेंस रिलेटेड जो भी हमारे पास में फैसिलिटी है, इसको और इम्प्रूव किया और उनने ये मॉड्यूल का नाम दिया स्प्रिंग बूट डेटा। तो यहाँ पर जेडीबीसी, ओआरएम, जो भी हमारे पास में डेटाबेस होते हैं सब इस मॉड्यूल के अंदर क्या होता है वो हैंडल होता है। यहाँ पर ये स्प्रिंग बूट एमवीसी, स्प्रिंग बूट रेस्ट, स्प्रिंग बूट सिक्योरिटी। अब जो मॉड्यूल स्प्रिंग में है वही मॉड्यूल हमारे पास में स्प्रिंग बूट के अंदर भी है ये रेडिस। काफ़ी सारे हमारे पास में मॉड्यूल है, बट डिफरेंस ये आएगा कि कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें काफ़ी कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ रहा था, यहाँ पर हमें बहुत लेस कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा यहाँ पर। और ये यहाँ पर और जो है वो एपीआई इम्प्रूव्ड है यहाँ पर। तो यदि हम लोग इसी कम्युनिटी में जाए स्प्रिंग की, तो इनने और एडवांस किया यहाँ पर ये। तो स्प्रिंग बूट के अंदर जो है वो सारे के सारे हमारे पास में डिपेंडेंसी से रिलेटेड, डिपेंडेंसी रिजोल्यूशन, एम्बेडेड सर्वर, एम्बेडेड डेटाबेस से रिलेटेड जो भी है यहाँ पर काम किया हुआ है ये। यदि हम डेटाबेस इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमको डेटा मॉड्यूल यूज़ करना है स्प्रिंग का ये, और जस्ट डिपेंडेंसी ऐड करना है, वर्जन भी नहीं डालना है उसमें, वर्जन वो सब ऑटोमेटिकली देख लेगा ये। तो जेडीबीसी से हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, हाइबरनेट से इंटीग्रेशन कर सकते हैं जेपीए मॉड्यूल में, एलडेप सर्वर, मोंगोडीबी, रेडिस, ये सब डेटाबेस से रिलेटेड हमारे पास में जो है वो जो भी काम है वो हम ये स्प्रिंग के डेटा मॉड्यूल के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पर ये काउच बेस, इलास्टिक सर्च, अपाचे, कैसेंड्रा, ये सब डेटाबेस है। अलग अलग टाइप के डेटाबेस है ये, कुछ स्ट्रक्चर डेटाबेस है, कुछ कैशिंग से रिलेटेड डेटाबेस है, कुछ नॉन स्ट्रक्चर डेटाबेस है। वो सब स्प्रिंग के डेटा मॉड्यूल के अंदर आते हैं। यहाँ पर ये स्प्रिंग को और इम्प्रूव किया है यहाँ पर ये स्प्रिंग सिक्योरिटी। तो ये काफ़ी सारे मॉड्यूल है। और स्प्रिंग से हम लोग कैसे एआई को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो ये सब जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। तो वो काम स्प्रिंग फ्रेमवर्क से भी हो सकते हैं और सेम वर्क स्प्रिंग बूट से भी हो सकता है, लेकिन स्प्रिंग बूट में कोड कम राइट करना पड़ता है, स्प्रिंग बूट में
कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली होता है। स्प्रिंग बूट के अंदर जो हमारे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जो है वो एम्बेडेड अवेलेबल है, तो हमको अलग से इंस्टॉलेशन नहीं करना है, जिसके कारण हमारा एप्लीकेशन रैपिड एप्लीकेशन क्रिएट होता है। और रैपिड एप्लीकेशन क्रिएट होना बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के लिए, क्योंकि वहाँ पर क्या होते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन क्रिएट होते हैं। तो मोनोलिथिक एप्लीकेशन और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर हम लोग कल से देखेंगे, कैसे आर्किटेक्चर है, स्प्रिंग बूट कैसे यूज़फुल है हमारे पर्टिकुलरली माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के लिए। ड्रास्टिकली यूज़ उसका माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में होता है ही। तो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को अचीव करने के लिए हमारे पास में जो मॉड्यूल है वो है स्प्रिंग क्लाउड। तो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर को अचीव करने के लिए हमारे पास में स्प्रिंग क्लाउड है। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर किसी फ्रेमवर्क का या लैंग्वेज का नहीं होता है, वो किसी भी लैंग्वेज में क्रिएट हो सकता है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर इन रिस्पेक्टिव ऑफ डॉट नेट पाइथन। बट स्प्रिंग ने स्पेसिफिक उसको अचीव करने के लिए स्प्रिंग क्लाउड दिया है यहाँ पर। तो हम लोग स्मूथली अचीव भी कर सकते हैं और काफ़ी सारे सर्विसेज को क्विकली क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बूट। तो स्प्रिंग बूट ज़्यादा कॉम्पेटेबल है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के लिए यहाँ पर, ये है तो उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखते हैं।